Hello students, this is Akshay Chopra. This is my YouTube channel Akshay Chopra Maths. Now as we were discussing 10th class final exams of mathematics and we are discussing standard level. Okay, so in this series we have discussed section A and section B and now we are discussing section C. Okay, we are discussing section C now. In this section C we have discussed question number 26 and 27. Now we are going to discuss question number 28. Now in this question number 28 we have asked find by prime factorization. देखो the method is mentioned here, prime factorization method. Okay, you can't apply the formula HCF multiply LCM equals to product of two numbers. ठीक है, वैसे आप कर सकते हो, आंसर ठीक आएगा, बट द क्वेश्चन इज अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो नंबर्स गिवन है 18180 एंड 7575. इनका एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है जी. ऑल्सो फाइंड दी HCF ऑफ टू नंबर्स. अच्छा, अब HCF के लिए कुछ मेंशन नहीं है, तो HCF के लिए आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, चाहो तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन LCM को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट नंबर इज़ 18180. ओके, इट इज़ 28th A part. 28th A part. ओके, द वेरी फर्स्ट नंबर इज़ 18180. 18180. ओके, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो सबसे पहले ये इवन नंबर है तो 2 पे डिविजिबल होगा, तो 2 9 ज़ार 18, फिर 1 आ गया तो 2 0 ज़ार 0, फिर 18 है, 2 9 ज़ार 18 एंड देन 0. ओके, अगेन बाय 2. 2 से क्या आएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10. अब देखो लास्ट में 5 आ गया तो ये तो ऑड नंबर बन गया, अब 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं. ठीक है, तो लेट्स ट्राई विद 3. 3 के लिए क्या करना है, 4 + 5 9, सारे डिजिट्स का सम कर लो, ये 8th क्लास से सीखते आए हो आप. 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18. अब 18 इज़ डिविजिबल बाय 3 ना, सो दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3. ठीक है, तो लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 3. तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ार 3, 15, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 1 ज़ार 3 एंड देन 3 5 ज़ार 15. ओके, अब 15 तो देख के पता चल गया 3 के टेबल पे आएगा. 3 5 ज़ार 15, फिर 1 आ गया, 3 0 ज़ार 0, फिर 15 आ गया, 3 5 ज़ार 15 एंड देन इट इज़ 5. तो 101, 101 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 101 विल बी डिविजिबल बाय 101 ओनली. ओके, नाउ सेकंड देखो, सेकंड नंबर कौन सा था, 7575. ओके, ये रहा सेकंड नंबर इज 7575. ओके, अब क्लियरली नॉट डिविजिबल बाय 2. 3 पर चलते हैं. 7 + 5 12 और 12 + 12 कितना आ जाएगा 24, विच इज़ डिविजिबल बाय 3. सो दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3. तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15. अगेन 2 + 5 7, 7 एंड 2 9, 9 एंड 5 14. तो 3 से तो डिविजिबल है नहीं, तो 5 से कर दो फिर. तो 5 5 ज़ार 25 0. ठीक है ना, क्योंकि 2 आ जाएगा, 5 0 ज़ार 0, फिर 25, 5 5 ज़ार 25. बेटा कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी होगी तुम लोगों को. ठीक है, अगर नहीं है तो इधर रफ में तुम डिवाइड भी कर सकते हो. ठीक है, तो आगे 5 आ गया, फिर से 101, और ये 101 क्या होता है, प्राइम नंबर. ठीक है, अब अगर तुम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो ज़रा, अगर इसको हम लिख लें, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी इसकी, ये देखो. प्राइम फैक्टराइजेशन पहले है 181 18180, 18180. तो यहाँ गलत लिख दिया, फिर 181 नहीं, ये 1 नहीं आएगा बेटा. ठीक है, ये 1 नहीं आएगा, तो इट इज़ 18180. ठीक है, तो अब देखो क्या बन गया इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 3 3 5 3 3 5 एंड देन 101. ठीक है,
उसके बाद नंबर क्या है 7575, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई थी 355101, 355 एंड देन 101। ठीक है, अब HCF और LCM फाइंड करना है, कर लो। देखो HCF कैसे मिल जाएगा हमको, HCF क्या होता है कॉमन पोर्शन ना, तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन देखो, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है जी, और एक 101 भी कॉमन आ रहा है। ओके, तो HCF विल बी 3 5 आर 15 इंटू 101, इट विल बी 1515, ठीक है, दैट इज़ 1515। अब LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है, LCM क्या आएगा, देखो जो अपना कॉमन पोर्शन है वो तो लिखना ही है 3 5 एंड 101, 3 5 101, उसके अलावा जो नंबर्स रह गए हैं एज इट इज़ लिख देने हैं 2 2 3 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सा नंबर बचा है 2 2 एंड 3, ठीक है, ये रहा 2 2 3, और यहाँ पर क्या बचा ओनली 5। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन इजी कैसे करनी है, तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो 3 इंटू 5 करो, फिर 101 करो, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3, फिर 5। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। करना क्या है, देखो तुमको पता है 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 10 होता है ना, 5 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 10 होता है। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड तुमको पता होगा, नहीं पता तो देख लो। जैसे मान लो हमने यहाँ 20 इंटू 300 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं ज़ीरोज़ एज इट इज़ लिख दी, ज़ीरोज़ कितनी है 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ एज इट इज़ लिख दी ना, उसके बाद दो जो नॉन ज़ीरो नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 6, तो 6000 आंसर आ जाएगा, रैदर दैन कि बच्चों की तरह ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठो। ठीक है, ये काम नहीं करना, ठीक है ना, तो ऐसे शॉर्टकट वे से किया करो। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो एक ये 5 है और एक ये 2 है, ठीक है, यानी कि ये 10 एक साथ कर लो, फिर एक 2 और एक 5 और है, इसको भी 10 को लिख लो। ठीक है, बाकी क्या बचा 3 3 और 101, 3 3 101। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 9 को 101 से करेंगे तो देखो कितना इजी हो गया, 909 आ गया ना, और साथ में क्या है ये 100, बस ठीक है, फिर 909000, ये हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी था, ठीक है ना। अब तुम चाहो तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उसने प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बी पार्ट, 3 bells रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 6 12 एंड 18 मिनट्स, मतलब 3 bells हैं हमारे पास, वो तीनों बेल्स रिंग करती हैं आफ्टर इंटरवल ऑफ 6 12 एंड 18 मिनट्स, मतलब जो फर्स्ट बेल है वो आफ्टर एवरी 6 मिनट्स रिंग करती है। ठीक है, मान लो जैसे 5 o'clock पे रिंग करी, उसके बाद वो रिंग करेगी 5 6 पे, फिर रिंग करेगी 5 12 पे, फिर रिंग करेगी 5 18 पे, मतलब एवरी 6 मिनट्स बाद वो क्या करती है रिंग कर रही है। इसी तरह से जो सेकंड क्लॉक है वो रिंग कर रही है आफ्टर एवरी 12 मिनट्स, और इन ऑन द सिमिलर वे द थर्ड बेल, जो थर्ड बेल है वो भी रिंग कर रही है आफ्टर एवरी 18 मिनट्स। ओके, नाउ इफ़ ऑल दी 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, उसने कहा अगर तीनों बेल्स को एक साथ स्टार्ट करा गया 6 AM, मतलब ठीक है 6 बजे उनको स्टार्ट करा गया, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, तो उसने कहा कि वो दोबारा कब रिंग करेंगी एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन समझो, उसने कहा है कि 3 बेल्स हैं, तीनों एक 6 के इंटरवल 6 मिनट्स बाद रिंग करती है, एक एवरी 12 मिनट्स बाद रिंग करती है, और एक एवरी 18 मिनट्स के बाद रिंग करती है। उसने कहा कि इफ़ ऑल दी 3 बेल्स, अगर सभी तीनों बेल्स को 6 बजे स्टार्ट करा गया एक साथ, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, तो उसने कहा 6 बजे के बाद वो एक साथ, जैसे 6 बजे एक साथ रिंग करी ना, उसके बाद वो कितने बजे एक साथ रिंग करेगी, बात समझ आई ना। ठीक है, तो हमने ये टाइम निकालना है कि वो तीनों एक साथ कब रिंग करेंगी। ओके, देखो ज़रा कैसे करेंगे इसको, इसमें हम LCM यूज़ करेंगे। अगर तुमको याद हो कि इससे रिलेटेड एक सेम MCQ भी आया था, ठीक है, जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लेना MCQ की, वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आया था। मैंने तुमको बताया था कि जब कुछ चीज़ें एक साथ काम करती हैं ना, ठीक है, तो हमेशा क्या आता है LCM फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, नहीं है तो चलो एक बार करके भी देख लेते हैं। ये देखो 6 है, ठीक है, एक बार रफ में करके बताता हूँ मैं। ये है 28th का बी पार्ट, देखो ध्यान से, ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट नंबर बी। ठीक है,
देखो कैसे है, जैसे ये 6 है, 6 है, ठीक है, 6 का टेबल काउंट करना शुरू कर दो। इसमें 6 का टेबल क्या आएगा, 6, फिर 12, फिर 18, ठीक है, फिर 24, फिर 30, फिर 36, ऐसे चलता रहेगा। उसी तरह से 12 का टेबल कर दो, वो आ जाएगा 12, ठीक है, 24, 36, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ओके, उसके बाद थर्ड क्या था, 18 मिनट्स। 18 के टेबल क्या आएगा, 18, 36 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, एक बेल क्या है 6 मिनट के बाद रिंग कर रही है, एक 12 के बाद, एक 18 के बाद। तो किस टाइम पे तीनों एक साथ दोबारा रिंग करेंगी, तो वो टाइम देख लो, ये आ नहीं रहा, ये 36 जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, 36 तीनों में कॉमन है, समझ गए ना। अगर ये 12 मिनट के बाद रिंग करेगी, ये भी 12 मिनट के बाद रिंग करेगी, लेकिन ये नहीं कर रही ना। हमने क्या टाइम देखना है, जब तीनों एक साथ रिंग करेंगी, ठीक है। ये 18 मिनट्स पे रिंग करेगी, ये भी 18 मिनट्स पे रिंग करेगी, लेकिन ये 18 पे नहीं करेगी ना। ये 24 पे रिंग कर रही है, ये 24 पे कर रही है, लेकिन थर्ड वाली नहीं कर रही। हमें ऐसा टाइम चाहिए जब तीनों एक साथ रिंग करें, तो वो 36 है ना। और अगर तुम ध्यान से देखो, अभी हम करेंगे ये 36 क्या है, 6, 12 और 18 का एलसीएम ही है। तो जब भी कोई ऐसा काम करना है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ वर्क कर रही हैं, तो उस केस में हम ऑलवेज़ हम एलसीएम ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो पहले 6 के फैक्टर कर लो, क्या आ जाएगा, 2 × 3। उसके बाद 12 के फैक्टर्स करो, 12 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2, उसके बाद 6, 2 और 3। फिर 18 के फैक्टर्स कर लो, 2 9 ज़ार 18, ये लो, ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर नहीं आते, ठीक है ना, अगर प्रॉब्लम आती है, किसी की कैलकुलेशन ज़्यादा वीक है, तो ऐसे कर लेना जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। चलो, ये तो छोटे छोटे डिजिट्स हैं, सबको पता होते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन पोर्शन देखते हैं जो तीनों में कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है तीनों में, 2 को लिख लो। फिर तीनों में क्या कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, तो ये 3 भी लिख लो, ठीक है। अब तीनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं बचा। अब देखो दो, अब जो बाकी बचा लिख लो, 2 एंड 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 9 ज़ार 36। और देख लो हमारा आंसर भी 36 ही आ रहा था ना, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 36। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन देख लो क्या है। इफ़ ऑल द 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, ठीक है जी। तो दोबारा वो कितने बजे टुगेदर रिंग करेंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर दी 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर, ठीक है, रिंग टुगेदर आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। वो क्या करेगी, 36 मिनट्स के बाद रिंग टुगेदर करेगी। लेकिन अगर आप ये लाइन लिख के आओगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने ये बताया कि वो कितने मिनट्स बाद टुगेदर रिंग करेंगी, 36 मिनट्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, मतलब वो कितने बजे, मतलब हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है। हमने ये मिनट्स नहीं बताने कि कितने मिनट्स बाद वो रिंग टुगेदर करेंगी, हमने टाइम बताना है, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट कब हुआ था, 6 बजे। तो उसमें 36 मिनट्स और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 6 आवर्स एंड 36 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे ही लाइन लिख लेंगे, द 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर अगेन। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, देयर फोर द 3 बेल्स विल रिंग टुगेदर, ठीक है, अगेन एट 6:36 AM, ठीक है। तो ये लाइन लिख के आओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसने पूछा क्या, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, यहीं छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये लाइन लिखाएंगे। लेकिन अगर उसने ये पूछा होता कि कितने मिनट्स बाद वो रिंग टुगेदर करेंगी, तब ये ठीक था। लेकिन यहाँ पे उसने टाइम पूछ लिया, तो हमें पूरा टाइम बताना पड़ेगा। सुबह 6 बजे
इकट्ठे रिंग करा था उन्होंने। आफ्टर 36 मिनट्स द टाइम विल बी 6:36 AM। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस फिगर इज़ गिवन, इसमें O जो है दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड QPR इज़ टेंजेंट टू इट, और QPR उस पर क्या एक टेंजेंट है। ठीक है जी, एट पॉइंट P प्रूव दैट एंगल QAP मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस APR यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या आएगा 90 डिग्री। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, एंगल QAP प्लस एंगल APR इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से इसको करेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ज़रा डायग्राम में देखो, बार बार डायग्राम दिखाऊंगा तुमको। अच्छा ये देखो ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर से लेके ये ए पॉइंट क्या सर्कल का पॉइंट है ना, सेंटर से लेके सर्कल तक की दूरी उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। वही तो रेडियस ऑफ सर्कल होता है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ए क्या है सर्कल का पॉइंट है, ओ क्या है सेंटर है, तो ओ ए विल बी रेडियस। सिमिलरली पी इज़ द पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो ओ पी विल ऑल्सो बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ओ ए भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी ना। ठीक है, ये दोनों लेंथ्स क्या इक्वल हो जाएंगी आपस में, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ पी क्या लिखेंगे इसको, रेडियाई ऑफ दी सर्कल। ठीक है बेटा, ज्योमेट्री में ये चीज़ होती है कि जो भी तुम इक्वल वगैरह लिख रहे हो ना, साथ में रीज़न मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हाफ मार्क्स कटता है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्यों किया हमने, देखो ध्यान से, इससे क्या होगा हमारे पास ओ ए है, ये देखो ध्यान से ज़रा, ये ओ ए है, ओ ए के अपोजिट मैं ना ट्रायंगल रफ में बना लेता हूँ ओ ए पी, ये देखो ज़रा ध्यान से, रफ में ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना ली ओ ए एंड पी। ठीक है, हमने क्या इक्वल कर दिया, ओ ए एंड ओ पी इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो 9th क्लास में तुमने थ्योरम पढ़ रखी है कि जो साइड है इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ओ ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, पी। ठीक है, ओ पी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए। ठीक है, देयरफॉर एंगल ओ ए पी, देयरफॉर एंगल ओ ए पी विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए। अब ये कैसे इक्वल लिख दिया, फिर इसका भी रीज़न लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या आएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आ ट्रायंगल आर इक्वल, ये क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है जी, तो अब देखो ज़रा ध्यान से, हमारे पास क्या है, एंगल ओ ए पी आ गया ना, एंगल ओ ए पी, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, क्यू ए पी, यानी कि क्यू से स्टार्ट हो, क्यू ए पी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ओ ए पी है या फिर ये क्यू ए पी है, ये दोनों सेम ही तो हैं, क्योंकि बेसिकली जो भी हम एंगल लिखते हैं तो जो सेंटर में होता है, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वही तो एंगल होता है। तो अगर मैं ओ ए पी लिख दूंगा फिर भी एंगल ए बनेगा, अगर मैं यहाँ क्यू ए पी लिख दूंगा फिर भी तो एंगल ए ही है, तो दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, और एंगल इसकी जगह मैं लिख देता हूँ क्यू ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए। समझ गए ना, ऐसे लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, क्यू ए पी तो हम ले आए, और हमको क्या चाहिए, ए पी आर चाहिए, यानी कि ए पी आर ये चाहिए। तो हम दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये भी 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5th एनसीईआरटी में। ठीक है, उसमें हम कहते हैं ना कि दो चीज़ें इक्वल हैं, तो उसमें हम सेम चीज़ को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज़ ही तो है, एंगल ए पी आर, दोनों तरफ प्लस कर देते हैं हम। तो एंगल क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी आर किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ए पी आर। ठीक है, ये दोनों इनिशियली क्या थे, इक्वल थे, और उसमें हमने ये इक्वल चीज़ ऐड कर दी।
इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा बेटा ये होगा कि हमको क्या चाहिए, क्यू ए पी और ए पी आर चाहिए, वो आ गया हमारे पास क्यू ए पी एंड ए पी आर का प्लस। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों की वैल्यू निकालना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को 90 प्रूव करना है, कैसे करेंगे, ध्यान दो ज़रा। एंगल ओ पी ए एंड ए पी आर, ये देखो ध्यान से, एंगल ओ पी ए यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ए पी आर यानी कि ये वाला एंगल, तो ये दोनों मिलके बड़ा एंगल बन गया ना, ओ पी आर, ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों छोटे एंगल मिलके एक बड़ा एंगल बन जाएगा ना, ओ पी आर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ पी आर, क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी आर विल बी ओ पी आर, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब ओ पी आर फाइंड करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो क्या फ़ायदा होगा। ऐसा सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में भी आया एक, कि वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये आपके पास सेंटर है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट दे रखा है ना, इसी वजह से दे रखा है, यहीं पे इसका यूज़ होगा। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, क्यू पी आर क्या है, टेंजेंट है, जहाँ पे पी है पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो ये आपने थ्योरम पढ़ रखी होगी 10th में भी 9th में भी, कि सेंटर से लेके जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आपस में मिलाते हैं तो वो जो लाइन बनती है, ठीक है, वो जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन बनती है, दैट लाइन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट लाइन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ओ पी आर कितना हो गया, 90 डिग्री, और वही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थ्योरम यूज़ होगी, ठीक है ना। तो ये थ्योरम यहाँ पे मेंशन करनी है, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये थ्योरम यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है जी, तो थ्योरम क्या लिख देंगे, नाउ एज वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल इज ऑलवेज, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, किसके, परपेंडिकुलर होती है टू दी टेंजेंट ऑफ दी सर्कल। ठीक है जी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट ऑफ दी सर्कल। ठीक है जी, देयरफॉर आगे यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, देयरफॉर फ्रॉम फिगर, तो फिगर से हमें क्या पता चलेगा, फिगर से हमें ये पता चलेगा कि जो एंगल ओ पी आर है दैट इज़ 90 डिग्री, देयरफॉर फ्रॉम फिगर एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट और टू, फर्स्ट में क्या है, क्यू ए पी प्लस ए पी आर की वैल्यू निकालनी है, वो किसके इक्वल है, ओ पी आर के, और ओ पी आर आगे किसके इक्वल है, 90 के, यानी ये चीज़ 90 के इक्वल हो गई ना, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये भी 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ते हो ना, कि ये जो दो चीज़ें हैं सेम चीज़ के इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो वो जो सेम चीज़ होती है उसको एलिमिनेट करके वो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, ये भी यूक्लिड में पढ़ते हो, तो वही चीज़ हमने यूज़ करी है, तो इसको 90 ही हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।